गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर आप सभी का जीव विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हमने आपसे लास्ट वीडियो में आपसे उत्सर्जन की क्रियाविधि पर आपसे चर्चा की, मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन पर आपसे डिस्कशन किया था, जिसमें हमने कुछ बिंदुओं पर आपसे चर्चा कर ली, कुछ बिंदु शेष रह गए थे। हमने आपको बताया कि मूत्र निर्माण की जो क्रिया होती है वो मुख्य रूप से 3 चरणों में क्या होती है, पूर्ण होती है। नंबर 1 परानिस्पंदन, नंबर 2 वर्णात्मक पुनरावशोषण और नंबर 3 होता है आपका स्त्रवण सीक्रेशन। आपको सबसे पहले परानिस्पंदन हमने आपको बताया कि गिलेवेरुलस की रुधिर कोशिकाओं के द्वारा उत्सर्जित पदार्थ व अन्य लाभदायक पदार्थों को, ठीक है, अन्य लाभदायक पदार्थों को छानने की क्रिया को क्या कहा जाता है, परानिस्पंदन कहते हैं। ठीक है, परानिस्पंदन के बाद आपको बताया था वर्णात्मक पुनरावशोषण। वर्णात्मक पुनरावशोषण में हमने आपको बताया था कि बॉमन कैप्सूल की गुहा में जो लाभदायक पदार्थ चले जाते हैं, उन लाभदायक पदार्थों का पुनः क्या होता है, अवशोषण होता है। और आपको हमने बताया कि कौन कौन से लाभदायक पदार्थ जो छन करके, ठीक है, किसमें चले जाते हैं, बॉमन कैप्सूल की गुहा में चले जाते हैं, जैसे ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, विटामिन, फैटी एसिड और कुछ अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, फास्फेट होते हैं। इन सभी को क्या किया जाता है, ये लाभदायक पदार्थ होते हैं जो बॉमन कैप्सूल में चले जाते हैं, उनका दोबारा से क्या किया जाता है, अवशोषण किया जाता है। ठीक है, ये कहलाता है वर्णात्मक पुनरावशोषण। और आपको बताया वर्णात्मक पुनरावशोषण की क्रिया जो होती है वो वृक्क नलिका के विभिन्न भागों में क्या होती है, पूर्ण होती है, जिसमें हमने सबसे पहले बताया था समीपस्थ कुंडलित नलिका में। आपको बताया समीपस्थ कुंडलित नलिकाएं जो होती हैं उनमें आए हुए जो लाभदायक पदार्थ होते हैं उनका पुनरावशोषण किया जाता है। ठीक है, और उनका पुनरावशोषण करने के पश्चात उन्हें क्या है, उन लाभदायक पदार्थों को पुनः ग्लोमेरुलस में डाल दिया जाता है। जो निस्पंद शेष बचता है उसे समीपस्थ कुंडलित नलिका से हैंडले लूप के अंदर, हैंडले लूप की अवरोही नलिका में डाल दिया जाता है। हैंडले लूप की अवरोही नलिका में जो निस्पंद या उत्सर्जित पदार्थ आते हैं उनमें मैंने आपको बताया कि इस अवरोही हैंडले लूप के अंदर क्या होता है कि यूरिया, सोडियम, ठीक है, तथा अन्य आयनों के लिए ये कैसे होते हैं, ये कम पारगम होते हैं, क्योंकि अवरोही हैंडले लूप की जो भित्ति होती है वो पतली होती है। जो यूरिया, सोडियम तथा अन्य जो आयन होते हैं उन आयनों के लिए कम पारगम होते हैं, जबकि जल के लिए क्या होती है, अधिक पारगम होती है। अवरोही हैंडले लूप से निस्पंदों को किसमें स्थानांतरित कर दिया जाता है, किसमें डाल दिया जाता है, आरोही हैंडले लूप में डाल दिया जाता है। आरोही हैंडले लूप जो होता है ये आरोही हैंडले लूप है। ठीक है, आरोही हैंडले जो लूप होता है उसमें आरोही हैंडले लूप की भित्ति मोटी होती है। ठीक है, जो जल के लिए कैसी होती है, अपारगम होती है, तथा सोडियम, यूरिया तथा अन्य आयनों के लिए कैसी होती है, पारगम होती है। आज जो हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं वो है हमारा दूरस्थ कुंडलित नलिका में पुनरावशोषण। आइए बात करते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका में, दूरस्थ कुंडलित नलिका में पुनरावशोषण की क्रिया पर आपसे क्या करने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स रीअब्जॉर्प्शन ऑफ डीसीटी। इस पर आपसे हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। देखिए, दूसरा हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दूरस्थ कुंडलित नलिका में पुनरावशोषण, नलिका में पुनरावशोषण।
रीएब्जॉर्प्शन इन डीसीटी, डिजिटल कॉन्जुलेटेड ट्यूब्यूल्स। देखिए इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। ये हो गया हमारा बॉमन कैप्सूल, ठीक है। इस तरीके से हमने आपको बताया। ये जो आपका कहलाएगा मेलपिजियन नलिका के नाम से जानते हैं, मेलपिजियन काय के नाम से जानते हैं। ये ग्रीवा वाला भाग होता है। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो संरचना होती है वो समीपस्थ कुंडलित नलिका होती है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो संरचना होती है वो हेनले लूप कहलाता है। और आइए अब हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो चर्चा करने जा रहे हैं वो है दूरस्थ कुंडलित नलिका, डीसीटी पर आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। आरोही हेनले लूप जो होता है उसकी भित्ति मोटी होती है। और मैंने आपको बताया यहाँ पे कि जो आरोही हेनले लूप की भित्ति मोटी होती है वो क्या काम करती है, जल के लिए अपारगम होती है। ये जल के लिए कैसी होती है, भित्ति अपारगम होती है। जल के लिए कैसी होती है, अपारगम होती है। तथा सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयनों के लिए कैसी होती है, ये पारगम होती है। साथ में यूरिया के लिए भी कैसी होती है, पारगम होती है, ठीक है। और यहां से आरोही हेनले लूप से निस्पंदों को किस में डाल दिया जाता है, दूरस्थ कुंडलित नलिका में क्या है, डाल दिया जाता है। ये दूरस्थ कुंडलित नलिका है, आप देखिए, ठीक है। कौन सी नलिका है, दूरस्थ कुंडलित नलिका होती है। और ये दूरस्थ कुंडलित नलिका क्या काम करती है, यहाँ पर सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, इन दोनों आयनों का क्या करती है, पुनर्अवशोषण इस नलिका के अंदर होता है। अर्थात दूरस्थ कुंडलित नलिका में सोडियम आयन और क्लोराइड आयनों का क्या होता है, पुनरावशोषण होता है। इसमें जल, ठीक है, यानी कि दूरस्थ कुंडलित नलिका में जो जल होता है और रक्त होता है, ठीक है, जल और रक्त जो होता है ये कैसे होते हैं, संपरासरणी होते हैं, ठीक है। दूरस्थ कुंडलित नलिका में जल और रक्त कैसे होते हैं, संपरासरणी होते हैं। कैसे होते हैं, जल और रुधिर, ठीक है। जल जो होता है वो रुधिर की तुलना में कैसा होता है, संपरासरणी होता है। जल होता है किसकी तुलना में, रुधिर की तुलना में संपरासरणी होता है। और आपको बता दें इसी दूरस्थ कुंडलित नलिका के द्वारा लगभग 19%, ठीक है, इस दूरस्थ कुंडलित नलिका के द्वारा लगभग 19% जल का क्या किया जाता है, अवशोषण किया जाता है। अर्थात दूरस्थ कुंडलित नलिका 19% जल का क्या करती है, अवशोषण करने का क्या करती है, कार्य करती है। क्या करती है, 19% जल को क्या कर लेती है, ये अवशोषित कर लेती है। और उस जल को किस में नहीं जाने देती है, संग्रह नलिका में जाने से क्या करती है, रोकती है। किस में जाने से रोकती है, संग्रह नलिका में जाने से क्या करती है, रोकती है। देखिए अब हम बात करते हैं संग्रह नलिका में पुनरावशोषण। देखिए संग्रह नलिका में पुनरावशोषण, संग्रह नलिका में पुनरावशोषण किस प्रकार से होता है, इस पर आपसे हम क्या करने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए संग्रह नलिका में पुनरावशोषण किस प्रकार से होगा। देखिए दूरस्थ कुंडलित नलिका से जो निस्पंद होते हैं वो किस में डाल दिए जाते हैं, अब संग्रह नलिका में डाल दिए जाते हैं, ठीक है। और इस भाग के अंदर क्या होता है, ठीक है, कौन से भाग में, संग्रह नलिका के अंदर क्या होता है, संग्रह नलिका क्या है कि जो जल के अणु यहाँ पे आ जाते हैं तो उन जल के अणुओं का दोबारा से क्या करती है, पुनरावशोषण करने का कार्य करती है। तो आपको बता दूं जल के अणुओं का या जल का पुनरावशोषण जो किया जाता है वो इस संग्रह नलिका के द्वारा भी किया जाता है, ठीक है। जिससे यहाँ पर जो निस्यंद होता है वो कैसा हो जाता है, अति परासरणी हो जाता है, हाइपरटोनिक हो जाता है,
ठीक है। निस्यंद किस प्रकार का हो जाता है? अति परासरणी हो जाता है। संग्रह नलिका का ये अग्रभाग होता है, संग्रह नलिका का ये अग्रभाग होता है, संग्रह नलिका का ये वाला भाग होता है वो अग्रभाग होता है। और आपको बता दो अग्रभाग की जो भित्ति होती है, अग्रभाग की ये भित्ति होती है और ये भित्ति क्या काम करती है? जो जल होता है उस जल के अणुओं के लिए क्या होती है? पुष्पार्गम होती है। ठीक है। संग्रह नलिका के अग्रभाग जो होता है उस अग्रभाग की भित्तियां, संग्रह नलिका के अग्रभाग की भित्तियां जो होती है वो जल के लिए कैसी होती है? पुष्पार्गम होती है। ठीक है, यानी कि जल यहां से कहां चला जाता है? आगे चला जाता है। ठीक है। और संग्रह नलिका का ये अंतिम भाग होता है, कौन सा भाग होता है? अंतिम भाग होता है। और संग्रह नलिका का जो अंतिम भाग होता है वो यूरिया के लिए कैसा होता है? पारगम होता है। यूरिया के लिए क्या होता है? पारगम होता है। अर्थात ये संग्रह नलिका यूरिया को क्या है? आगे जाने देती है, यानी कि रीनल पेल्विस में जाने देती है। रीनल पेल्विस से किस में चला जाएगा? मूत्रवाहिनी में, मूत्रवाहिनी से मूत्राशय में, और मूत्राशय के बाद उसको शरीर के द्वारा समय समय पर क्या कर दिया जाता है? बाहर निकाल दिया जाता है। तो यूरिया जो है, आपको बता दूं, संग्रह वाहिनी के दो भाग होते हैं, अग्रभाग और पश्च भाग। अग्रभाग या दूसरा होता है अंतिम भाग। अग्र और पश्च भाग होता है। अग्रभाग की जो भित्तियां होती हैं वो जल के लिए क्या होती है? जल के लिए पारगम होती है, जबकि संग्रह वाहिनी का जो पश्च भाग होता है या अंतिम भाग होता है वो यूरिया के लिए क्या होता है? पारगम होता है। ठीक है। और यूरिया जो होता है वो संग्रह नलिका से निकल करके, यूरिया जो होता है वो संग्रह नलिका से निकल करके और कहां पर पहुंच जाता है? मेडुला क्षेत्र में पहुंच जाता है। मैंने आपको बताया वृक्क की संरचना के दो भाग होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। तो ये यूरिया जो होता है वो संग्रह नलिका से किस में चला जाता है? मेडुलरी भाग के अंदर चला जाता है या मेडुला भाग में चला जाता है। मेडुला भाग में क्या पाए जाते हैं? ऊतक द्रव होता है, और ये ऊतक द्रव की परासरणता को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। अर्थात यूरिया जो होता है वो संग्रह नलिका से निकल करके मेडुलरी ऊतक द्रव की परासरणता को बढ़ाने का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। ठीक है। तो ये परासरण के कार्य को क्या कर देती है? बढ़ा देती है। ठीक है। देखिए, अब तक हमने आपको बताया मूत्र निर्माण की क्रिया के प्रमुख चरणों पे, हमने दो चरणों पे बात कर लिया है, परानिस्पंदन और वर्णात्मक पुनरावशोषण। और वर्णात्मक पुनरावशोषण मैंने आपको बताया समीपस्थ कुंडलित नलिका में किस प्रकार से होता है, हेनले लूप में किस प्रकार से होता है, दूरस्थ कुंडलित नलिकाओं में पुनरावशोषण, और सबसे अंत में हमने आपको बताया संग्रह नलिकाओं में पुनरावशोषण। अब आपको बता दें मूत्र निर्माण की क्रिया का जो अंतिम स्टेप है, अंतिम जो चरण है, उसका नाम होता है स्त्रवण। स्त्रवण जिसको बोलते हैं सीक्रेशन। ठीक है। सीक्रेशन पर आपसे बात करने जा रहे हैं, जी थर्ड मेन पॉइंट है जिस पर आज आपसे हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। ठीक है। देखिए, ये बॉमन कैप्सूल है। बॉमन कैप्सूल से क्या है कि यूरिया युक्त रुधिर जो होता है वो अभिवाही धमनियों के द्वारा, ये अभिवाही धमनियां होती हैं, इन अभिवाही धमनियों से यूरिया युक्त रुधिर ग्लोमेरुलस में आता है। ग्लोमेरुलस से ये छन करके बॉमन कैप्सूल में आ जाता है। किस में आ जाता है? बॉमन कैप्सूल में। बॉमन कैप्सूल से ये उत्सर्जी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं या निष्पन्द होता है वो समीपस्थ कुंडलित नलिका में आ जाता है। समीपस्थ कुंडलित नलिका से हैंडले लूप में आ जाता है। हैंडले लूप से किस में आ जाता है? दूरस्थ कुंडलित नलिका में आ जाता है। ठीक है। और दूरस्थ कुंडलित नलिका से किस में आ जाता है? संग्रह नलिका में आ जाता है। ठीक है। और इनकी उपकला जो कोशिका होती है, यानी कि उत्सर्जी पदार्थ होता है, वो यहां से चल करके यानी कि बॉमन संपूर्ण से कहां आ जाता है? संग्रह नलिका में आ जाता है। और इनकी जो उपकला कोशिकाएं होती हैं वो इन अपशिष्ट पदार्थों को, ठीक है, इन अपशिष्ट पदार्थों को सक्रिय अभिगमन की क्रिया द्वारा, किसके द्वारा? सक्रिय अभिगमन की क्रिया द्वारा वृक्क जो नलिका की गुहा में क्या कर देती है? मुक्त कर देती है। यानी कि नेफ्रॉन की जो गुहा होती है या वृक्क नलिका की गुहा में क्या करती है? मुक्त करती है।
और मैंने बताया कि अवशिष्ट पदार्थों का सक्रिय अभिगमन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा के माध्यम से ही क्या है, ये इन उत्सर्जित पदार्थों को क्या है, स्थानांतरित या उनका क्या किया जा सकता है, गमन किया जा सकता है। तो उत्सर्जित पदार्थों के अभिगमन के लिए, ठीक है, या सक्रिय अभिगमन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और उस ऊर्जा के माध्यम से उन अवशिष्ट पदार्थों को वृक्क नलिका की गुहा में क्या कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। और इस प्रक्रिया को ध्यान से सुनना, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, नलिकीय स्त्रवण कहते हैं। क्या कहते हैं, नलिकीय स्त्रवण। यानी कि नलिका के माध्यम से, एक विशेष प्रकार की नलिका के माध्यम से उत्सर्जित पदार्थों को क्या किया जाता है, मुक्त किया जाता है, बाहर निकाला जाता है, वो कहलाता है स्त्रवण। कौन सा स्त्रवण, उसको कहा जाता है नलिकीय स्त्रवण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नलिकीय स्त्रवण कहते हैं। आपको मैं बता दूं, इस बॉमन कैप्सूल जो होता है, क्या होता है, बॉमन कैप्सूल होता है। इस बॉमन कैप्सूल से उत्सर्जित पदार्थ, मैंने अभी आपको बताया कि अभिवाही धमनियां होती हैं, अभिवाहिनी धमनियों से यूरिया युक्त रुधिर इस ग्लोमेरुलस के अंदर छिद्रित संरचना होती है इसकी भित्ति पर, वहां से छन करके ये अवशिष्ट पदार्थ किस में आ जाते हैं, बॉमन कैप्सूल में आ जाते हैं। बॉमन कैप्सूल से ये उत्सर्जित पदार्थ समीपस्थ कुंडलित नलिका में आ जाते हैं, समीपस्थ कुंडलित नलिका से हैंडे लूप में आ जाते हैं, हैंडे लूप से किस में आ जाते हैं, दूरस्थ कुंडलित नलिका में आ जाते हैं, दूरस्थ कुंडलित नलिका से कहां पे आ जाते हैं, संग्रह नलिकाओं में आ जाते हैं। और संग्रह नलिकाओं में आने के पश्चात उपकला जो कोशिकाएं होती हैं वो इन उत्सर्जित पदार्थों को सक्रिय अभिगमन की क्रिया द्वारा वृक्क नलिका की गुहा में क्या कर देती है, छोड़ देती है, मुक्त कर देती है, बाहर निकाल देती है, जिसे नलिकीय स्त्रवण कहते हैं। वृक्क नलिका की जो गुहा होती है वहां से ये अवशिष्ट पदार्थ वृक्क नाभि में, और वृक्क नाभि से ये उत्सर्जित पदार्थ किसमें आ जाते हैं, मूत्रवाहिनी में, मूत्रवाहिनी से ये उत्सर्जित पदार्थ मूत्राशय में, और मूत्राशय से ये उत्सर्जित पदार्थ किसमें आ जाते हैं, कहां आ जाते हैं, मूत्राशय में। जब ये उत्सर्जित पदार्थ आ जाते हैं तो आने के पश्चात हम अपने शरीर से इन्हें समय समय पर शरीर से क्या कर दिया जाता है, इन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। देखिए, मूत्राशय में जो उत्सर्जित पदार्थ संग्रहित हो जाते हैं उनको आप लोगों ने क्या कर दिया, समय समय पर हम क्या कर देते हैं, उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकाल देते हैं। परंतु आपको बता दो, रुधिर में कुछ ऐसे हानिकारक उत्सर्जित पदार्थ भी होते हैं। ये यूरिया युक्त रुधिर यहाँ पे आया है, तो रुधिर में कुछ ऐसे हानिकारक पदार्थ होते हैं, हानिकारक उत्सर्जित पदार्थ होते हैं, जैसे रंगा, रंगा को बोलते हैं पिगमेंट्स। तो रुधिर में उत्सर्जित पदार्थ के रूप में पिगमेंट्स हो सकते हैं, कुछ मेडिसिन होती हैं, यूरिक अम्ल होता है, हिप्यूरिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है, हिप्यूरिक अम्ल होता है। और इन सब का परानिस्पंदन के समय, कौन से समय, जब यहाँ पे फिल्ट्रेशन के समय ग्लोमेरुलर जो निस्पंद होता है उसमें ये क्या है, छन करके नहीं आते हैं, या बॉमन कैप्सूल में ये क्या है, छन करके नहीं आते हैं। इसलिए ये रुधिर में ये हानिकारक पदार्थ क्या होते हैं, मौजूद रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। क्योंकि ये छन करके नहीं आते हैं, इसलिए रुधिर के अंदर कुछ ऐसे हानिकारक उत्सर्जित पदार्थ भी होते हैं, जिनमें मैंने बताया पिगमेंट्स हो सकते हैं, मेडिसिन हो सकती है, यूरिक एसिड हो सकता है, या हिपेरिक अम्ल हो सकता है। और ये क्या है कि परानिस्पंदन की क्रिया के पश्चात ग्लोमेरुलस निस्पंद में छन करके या बॉमन कैप्सूल में छन करके क्या है, नहीं आता। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये क्या हो गया, स्त्रवण पूरा हुआ। इसी के साथ मूत्र उत्सर्जन की क्रिया हुई समाप्त। यदि आपको इस टॉपिक में किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप जूम ऐप के माध्यम से, ठीक है, आप हमारी क्लास अटेंड कर सकते हैं। और दूसरा मैंने आपको बताया, व्हाट्सएप के जरिए आप क्या है, मैसेज भेज सकते हैं। परंतु मुझे मालूम चला है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो देख ही नहीं रहे हैं। ठीक है,
क्योंकि अगर वो वीडियो नहीं देखेंगे तो वो अपनी समस्या क्या रखेंगे, इसलिए वो समस्या हमें बता नहीं पाएंगे। इसलिए मुश्किल से एक भी, ठीक है, एक भी बच्चे ने अभी तक हमसे क्या है कि मैसेज हमें नहीं भेजा है कि सब हमें ये प्रॉब्लम है, ठीक है। इसलिए एक दो बच्चों की प्रॉब्लम होती है तो उसको फिर हम क्या कर जाते हैं, नजरअंदाज कर जाते हैं कि हम सोचते हैं भाई क्लासेज जब रेगुलर होंगी तब हम उनको क्या कर देंगे, बता देंगे। क्योंकि सारे बच्चे उनको रेगुलर रूप में अगर आप पढ़ते रहें तो आपके समझ में आता रहेगा, अगर आप रेगुलर नहीं पढ़ेंगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए वंस अगेन एक बार फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि आप डेली वीडियोस को देखिएगा, ठीक है। देखने के बाद यदि किसी प्रकार की समस्या हो तो आप क्या है हमें मैसेज भेज सकते हैं। टिल देन टेक केयर बाय कोरोना, बी हैप्पी एंड बी सेफ एट योर होम, ठीक है। देखिए अब तक हम आपसे जो बात कर चुके हैं वो एक यूनिट बॉटनी की पूरी कर चुके हैं हम, ठीक है, और दूसरी हम जूलॉजी के अंदर दूसरी यूनिट हम क्या कर सके हैं, पूरा कर चुके हैं। एक यूनिट बॉटनी की और दूसरी यूनिट किसकी, जूलॉजी की, ठीक है। बॉटनी में हम बात कर चुके हैं रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट्स, इस इकाई को हम पूरा कर चुके हैं जिसमें 4 चैप्टर थे, उन 4 चैप्टरों का हम अध्ययन कर चुके हैं। जूलॉजी की जो प्रथम इकाई थी उसका नाम था ह्यूमन फिजियोलॉजी फर्स्ट। ह्यूमन फिजियोलॉजी फर्स्ट की प्रथम इकाई के अंदर 5 चैप्टर थे, उन 5 चैप्टरों को हम क्या कर चुके हैं, पूरा कर चुके हैं। इसलिए आज हम वापिस आपको एक बहुत छोटा सा चैप्टर आपकी बुक में दिया हुआ है, वो क्योंकि अब हमारे पास टाइम बच रहा है, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो को पूरा करने के लिए हम एक छोटा सा चैप्टर आपको यहाँ पे पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। उस पर अब हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं और अब हम वापस आपको बॉटनी की ओर ले चलते हैं। अब हम वनस्पति विज्ञान की एक इकाई है जिस पर आपसे चर्चा करेंगे, जिसका नाम है आर्थिक वनस्पति विज्ञान एवं मानव कल्याण, इकोनॉमिक बॉटनी एंड ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। ये लेसन नंबर 17 है जिसको आज ही हम पढ़ाएंगे और आज ही इस वीडियो के अंदर इसको क्या कर देंगे, पूरा कर देंगे। देखिए नेक्स्ट चैप्टर हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं उस पे आपसे बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट देखिए लेसन नंबर 17 जिसका नाम है इकोनॉमिक बॉटनी। एक छोटा सा पार्ट है क्योंकि अब हमारे पास दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने के लिए हम, ठीक है, ये क्या है पूरा भी हो जाएगा इस टाइम में, इकोनॉमिक बॉटनी एंड ह्यूमन वेलफेयर, मानव कल्याण, वेलफेयर, ठीक है। देखिए इसमें हम आपको बताएंगे कि आर्थिक वनस्पति विज्ञान क्या है, आर्थिक वनस्पति विज्ञान का मानव के जीवन में क्या महत्व है और इसके वर्गीकरण पर आपसे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। तो लेसन नंबर 17 है जिस पर हम बात करेंगे आर्थिक वनस्पति विज्ञान, ठीक है। देखिए मानव की 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, ठीक है। मानव की कितनी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, 3 होती हैं। मानव को जीने के लिए, जीवित रहने के लिए 3 मूलभूत आवश्यकताएं कौन सी होती है, रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है। यानी कि उनको भोजन, वस्त्र और आवास, ठीक है। मानव की ये 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, हम आपको मोस्टली बोल देते हैं। रोटी यानी कि भोजन, ठीक है, कपड़ा यानी कि वस्त्र और मकान का अर्थ है आवास, ठीक है। ये 3 चीजों की क्या होती है, आवश्यकता होती है, रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है। इन 3 चीजों की आवश्यकता मनुष्य को सर्वाधिक रूप से होती है जीवित रहने के लिए। तो ये मानव की 3 मूलभूत आवश्यकता होती है। और आपको बता दूं मनुष्य जो है वो प्राचीन काल से ही अपनी इन 3 मूलभूत आवश्यकताओं की जो आपूर्ति करता हुआ आ रहा है वो पादप जगत से करता हुआ आ रहा है।
मानव अपनी इन मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति जो करता हुआ आ रहा है, कब से? प्राचीन काल से, प्रागैतिहासिक काल से, एंशिएंट पीरियड से, जब से वो यानी कि अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता हुआ आ रहा है, तो वो किससे करता आ रहा है? पादपों से। इसलिए प्राचीन काल से मानव अपने इन 3 मूलभूत आवश्यकताओं की जो पूर्ति करता हुआ आ रहा है, वो पादप जगत से क्या है? करता हुआ आ रहा है। अब आपको बताया पादप जगत में जो पौधे होते हैं, ठीक है, वो पादप क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से, ठीक है, वो सूर्य से निकलने वाली प्रकाश ऊर्जा को या सूर्य से निकलने वाली विकिरण होती हैं, उन विकिरणों को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। और ग्रहण करने के पश्चात वो क्या करते हैं? अपना भोजन का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि पादप जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान सूर्य से निकलने वाली क्या है? प्रकाश ऊर्जा जो होती है, या सूर्य से निकलने वाली जो विकिरणें होती हैं, ठीक है, उन विकिरणों को क्या करते हैं? वो कार्बनिक ऊर्जा के अंदर या रासायनिक ऊर्जा के रूप में क्या करते हैं? संचित करते हैं। ठीक है, तो यानी कि जो पौधे होते हैं वो प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, और उस प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करने के पश्चात जब वो भोजन का निर्माण कर लेते हैं, तो भोजन क्या है? एक रासायनिक पदार्थ होता है। अर्थात पौधे जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से प्रकाश ऊर्जा को किस में बदल देते हैं? रासायनिक ऊर्जा के अंदर क्या कर देते हैं? परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा को किस में बदल देते हैं? रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, या कार्बनिक ऊर्जा के अंदर क्या कर देते हैं? परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, और ये रासायनिक ऊर्जा या कार्बनिक ऊर्जा जो होती है वो पादपों के अंदर क्या होती है? संचित रहती है। क्या रहती है? पादपों के अंदर संचित होती है, जिससे क्या है? मानव जो होता है वो इन पादपों से अपने खाद्य पदार्थों को, ठीक है, अपने भोजन को क्या करता है? प्राप्त करता है। साथ में क्या है? इन पादपों से उन मनुष्यों को रेशे प्राप्त होते हैं, इन पादपों से उन्हें काष्ठ प्राप्त होता है, और इसी माध्यम से वो क्या है? अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की क्या कर लेते हैं? पूर्ति कर लेते हैं। इसलिए मैंने आपको बताया कि प्राचीन काल से ही मनुष्य जो है वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति किससे करता हुआ आ रहा है? पादप जगत से करता आ रहा है। और मैंने आपको बताया कि पादप जो है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, और वो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके पादपों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थ, ठीक है, रेशे और लकड़ी का क्या है? या काष्ठ को क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं, जिनसे उनकी मूलभूत आवश्यकताएं क्या हो जाती है? पूर्ण हो जाती है। देखिए, आर्थिक वनस्पति विज्ञान क्या है ये हम आपको बता चुके हैं। देखिए, मानव के लिए उपयोगी बहुत सारे पादप होते हैं। कुछ पादप तो ऐसे होते हैं जिनसे उनको क्या प्राप्त होता है? भोजन प्राप्त होता है, जिनसे उन्हें अनाज प्राप्त होता है, गेहूं है, चावल है, बाजरा है, मक्का है, जौ है। ठीक है, कुछ ऐसे पादप होते हैं जिनसे उनको क्या प्राप्त होते हैं? मसाले प्राप्त होते हैं। कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनसे उनको दाल प्राप्त होती है। कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनसे सब्जियां प्राप्त होती हैं। कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनसे उन्हें फल प्राप्त होते हैं। कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनसे उन्हें पेय पदार्थ प्राप्त होते हैं। कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनसे उनको औषधि प्राप्त होती है। कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनसे मादक पदार्थ क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनसे उन्हें रेशे प्राप्त होते हैं। कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनसे शर्करा उन्हें प्राप्त होती है। तो ये सारे पादप हैं वो मानव के लिए क्या है? उपयोगी है। ठीक है, और उन पादपों से क्या है? विभिन्न प्रकार के उत्पाद मनुष्य को क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। उन पादपों से विभिन्न प्रकार के उत्पाद मनुष्य को क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है? आर्थिक वनस्पति विज्ञान कहते हैं। आर्थिक वनस्पति विज्ञान की परिभाषा क्या हुई? कि जीव विज्ञान की वह शाखा, ठीक है, वैसे आर्थिक वनस्पति विज्ञान जो है वो वनस्पति विज्ञान की शाखा है, परंतु हम इसको आपको इस तरीके से बोल रहे हैं कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मानव के लिए उपयोगी, ठीक है, मानव के लिए उपयोगी पादप व उन पादपों से प्राप्त होने वाले उत्पादों के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसे आर्थिक वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। अर्थात मानव के लिए उपयोगी पादपों का जो हम अध्ययन करते हैं
और उन पादपों से कौन से उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं जो हमारे लिए लाभदायक होते हैं, उसका अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है उस विज्ञान को कौन से विज्ञान कहा जाता है? आर्थिक वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। इसलिए आर्थिक वनस्पति विज्ञान की परिभाषा क्या हुई कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मानव के लिए उपयोगी पादप, मानव के लिए उपयोगी पादप तथा उनसे प्राप्त होने वाले उत्पादों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? आर्थिक वनस्पति विज्ञान कहते हैं। ठीक है। द ब्रांच ऑफ बॉटनी इन विच स्टडीड अबाउट द बेनिफिशियल प्लांट एंड डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट which is utilized by the human being या by the different type of living organism is studied under economic botany, that is called economic botany। आर्थिक वनस्पति विज्ञान की परिभाषा आपके समझ में आ गई होगी कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, ठीक है, मानव के लिए उपयोगी पादप तथा उनसे प्राप्त होने वाले उत्पादों के अध्ययन को ही क्या कहा जाता है? आर्थिक वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। मैंने आपको बताया कि उपयोगी जो पादप होते हैं उन उपयोगी पादपों से विभिन्न प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, अनाज प्राप्त होता है, दालें प्राप्त होती है, फल प्राप्त होते हैं, सब्जियां प्राप्त होती हैं, मसाले प्राप्त होते हैं, खाद्य तेल प्राप्त होते हैं, चाय कॉफी प्राप्त होती हैं, रबड़ प्राप्त होता है, गोंद प्राप्त होते हैं, कागज प्राप्त होते हैं, शर्करा प्राप्त होती हैं, विभिन्न प्रकार की औषधियां प्राप्त होते हैं, मादक पदार्थ प्राप्त होती है, विभिन्न प्रकार के जो जंतु होते हैं, चौपाई जंतु, उनको चारा प्राप्त होता है, सजावटी पादप हमें प्राप्त होते हैं, सुगंधित तेल, ठीक है, प्राप्त होते हैं। और इन उत्पादों को देख करके हम ये अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है, इन सभी उत्पादों की सूची अभी हमें आपको बताइए, इन उत्पादों की सूची को देख करके ये हम अनुमान लगा सकते हैं कि पादप परिवार जो होता है, पादप परिवार ही, ध्यान से सुनना है, पादप परिवार ही देश का क्या होता है? राष्ट्रधन होता है। प्लांट फैमिली इज द वेल्थ ऑफ ए नेशन, प्लांट फैमिली इज द वेल्थ ऑफ ए नेशन, अर्थात पादप परिवार ही किसी देश का क्या होता है? राष्ट्रधन होता है। ठीक है। अब आपको बता दें, हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं आर्थिक महत्व के पादप। देखिए, आर्थिक महत्व के पादपों का वर्गीकरण, आर्थिक महत्व के पादपों का, आर्थिक महत्व के पादपों का वर्गीकरण, पादपों का वर्गीकरण, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक सिग्निफिकेंट या सिग्निफिकेंट ऑफ प्लांट, ठीक है। तो आर्थिक महत्व के पादपों का वर्गीकरण, देखिए, आर्थिक महत्व के पादपों के वर्गीकरण के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, मानव के लिए आर्थिक दृष्टि से जो उपयोगी पादप होते हैं उन पादपों का वर्गीकरण विभिन्न प्रकार के वनस्पति वैज्ञानिकों ने किया। कौन से, किन्होंने किया है? विभिन्न प्रकार के जो बॉटनिस्ट हैं, यानी कि वनस्पति वैज्ञानिक है, उन वनस्पति वैज्ञानिकों ने आर्थिक दृष्टि से उपयोगी पादपों का क्या किया है? वर्गीकरण किया। कहने का अर्थ है कि बहुत सारे वनस्पति वैज्ञानिकों ने आर्थिक महत्व के पादपों का वर्गीकरण किया है, परंतु ए.एफ. हिल नाम का एक वैज्ञानिक था। इस ए.एफ. हिल नाम के वैज्ञानिक ने 1952 में आर्थिक महत्व के पादपों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था, और इन्होंने अपना वर्गीकरण जो दिया था, इन्होंने आर्थिक महत्व के पादपों का जो वर्गीकरण किया था वो इन्होंने सबसे पहले अपनी एक पुस्तक लिखी इनके द्वारा, जिसका नाम था इकोनॉमिक बॉटनी। इस इकोनॉमिक बॉटनी के अंदर इन्होंने सबसे पहले क्या काम किया था?
इकोनॉमिक बॉटनी नामक एक पुस्तक लिखी। आपसे पूछा जाए कि ए फिल ने कौन सी पुस्तक लिखी, इकोनॉमिक बॉटनी लिखी। कब लिखी? 1952 में, 1952 में ये पुस्तक लिखी। और इसी पुस्तक में ए.एफ. हिल नाम के वैज्ञानिक ने, इसी पुस्तक में ए.एफ. हिल नाम के वैज्ञानिक ने आर्थिक महत्व के पादपों के वर्गीकरण को क्या किया था? प्रस्तुत किया था। ठीक है, इस पुस्तक में इन्होंने आर्थिक महत्व के पादपों का सबसे पहले क्या किया था? वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। ठीक है, और इन्होंने बताया कि आर्थिक महत्व के पादपों को, ठीक है, आर्थिक महत्व के पादपों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? 4 भागों में किया गया है। और ये वर्गीकरण जो है वो सर्वाधिक रूप से क्या है? मान्य वर्गीकरण है। ठीक है, आर्थिक महत्व के पादपों का सर्वाधिक मान्य वर्गीकरण किस वैज्ञानिक का है? ए.एफ. हिल नाम के वैज्ञानिक का है। ठीक है, और ए.एफ. हिल ने आर्थिक महत्व के पादपों को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों के अंदर बांटा है। ए.एफ. हिल ने आर्थिक महत्व के पादपों को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है। ठीक है, 4 भाग कौन कौन से हैं उन पर हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट वन है, पहला है खाद्य पादप। कौन से पादप हैं? खाद्य पादप, ईडेबल प्लांट्स के नाम से जाना जाता है। दूसरा है एसेसरी सह खाद्य पादप, एसेसरी ईडेबल प्लांट्स के नाम से जाना जाता है, जिसको बोलते हैं सह खाद्य पादप। तीसरे प्रकार के जो पादप होते हैं उनका नाम होता है औषधीय पादप, जिनको बोलते हैं मेडिसिनल प्लांट। औषधीय पादप, औषधीय पादप। और चौथे प्रकार के जो हैं उन्हें बोलते हैं औद्योगिक पादप, जिन्हें इंग्लिश में बोलते हैं इंडस्ट्रियल प्लांट्स, औद्योगिक पादप। तो ए.एफ. हिल ने आर्थिक महत्व के पादपों को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। खाद्य पादप, सह खाद्य पादप, औषधीय पादप और औद्योगिक पादप। बात समझ में आ गई? अब आपको बता दो, ए.एफ. हिल ने खाद्य पादपों को भी कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है। देखिए वर्गीकरण सुन लीजिएगा। पहला है अनाज तथा मोटे अनाज वाले पादप, अनाज, ठीक है, तथा मोटे अनाज वाले पादप, मोटे अनाज वाले पादप। ठीक है, अब अनाज और मोटे अनाज वाले पादप कौन से हैं आपको बता दूं, जैसे गेहूं है, ठीक है, व्हीट, राइस, ठीक है, यानी कि बाजरा, गेहूं है, चावल है, बाजरा है, ये मोटे अनाजों के अंदर आते हैं। ठीक है, जौ है, ये सारे किसके अंदर आते हैं? मोटे अनाज वाले आते हैं। दूसरा है हमारा खाद्य पादपों का दूसरा भाग है जिसको बोलेंगे दाल। ठीक है, दालों में मूंग की दाल है, उड़द की दाल है, चने की दाल है, अरहर की दाल है, ठीक है, मोठ है, मूंग है, उड़द है, चने की दाल है, अरहर की दाल है, मोठ है। ये किसमें आते हैं? खाद्य पादपों के अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं सब्जी वाले पादप। ठीक है, सब्जी वाले पादप भी हमारे खाद्य पादपों के अंतर्गत आते हैं। सब्जियों में आलू है, बैंगन है, टमाटर है, लौकी है, गोभी है। ठीक है, जो सब्जियां हम डेली यूज करते हैं, खाने में काम में लेते हैं, वो सब्जी वाले पादप कहलाते हैं। और सबसे अंत में आपको बता दूं, खाद्य पादपों को चौथा प्रकार है फलदार पादप। ठीक है, फल वाले पादपों में जैसे आपका आता है पपीते का पौधा, ठीक है, सेब का पौधा, ठीक है, अनार का पौधा, केले का पौधा। तो ये सारे पादप किसके अंदर आते हैं? फल वाले पादपों के अंदर आते हैं। तो फल वाले पादप सेब है, केला है, अनार है, ठीक है, पपीता है, अमरूद है, ये सारे पादप किसके अंदर आते हैं? फल वाले पादपों के अंदर आते हैं। अब बात करते हैं सहखाद्य पादपों के बारे में। देखिए, सहखाद्य पादप जो होते हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, यानी कि सहखाद्य पादप वो पादप होते हैं जो खाद्य पादपों के साथ साथ जिनका यूज किया जाता है। ठीक है भाई, खाद्य पदार्थों के साथ जिनका हम उपयोग करते हैं वो पादप कौन से कहलाते हैं? सहखाद्य पादप। जैसे हम बोले, पहला प्रकार है मसाले तथा गरम मसाले वाले पादप, मसाले तथा गरम मसाले वाले पादप। ठीक है,
मसाले तथा गरम मसाले वाले पादप। मसाले में तो जैसे आपका आ गया हल्दी है, टर्मरिक, मिर्च है, धनिया है, ठीक है, जीरा है, सौंफ है, ये सारे किस में आते हैं? मसाले वाले पादपों में। और गरम मसाले में आता है काली मिर्च है, लौंग है, ठीक है, आपके तेजपात के पत्ते हैं, ये सारे किसके अंदर आते हैं? गरम मसाला के अंदर आते हैं। डोडा है, ये सभी किसके अंदर आते हैं? गरम मसालों के अंदर आते हैं। तो पहला हो गया मसाले तथा गरम मसाले। दूसरा प्रकार है सह खाद्य पादप का, वो है पेय पदार्थ। कौन सा पदार्थ है? पेय पदार्थ। पेय पदार्थ में आपको बता दूं चाय आती है, ठीक है, चाय के पादप होते हैं, कॉफी के पादप होते हैं, या फिर कोक के पादप होते हैं। चाय, कॉफी, कोक, ये सारे पादप किस में आते हैं? पेय पदार्थों में आते हैं। और पेय पदार्थ और मसाले वाले पादप होते हैं, वो किसके अंतर्गत आते हैं? सह खाद्य पदार्थों के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं औषधीय पादप, मेडिसिनल प्लांट। देखिए औषधीय पादप कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला तो है औषधीय पादप और दूसरे होते हैं मादक पादप। औषधीय पादप और दूसरे कौन से होते हैं? मादक पादप आते हैं, मादक, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करता हूं औषधीय पादपों में। देखिए औषधीय पादपों में जैसे नीम है, ठीक है, नीम से विभिन्न प्रकार की औषधियां बनाई जाती है। अश्वगंधा आपने सुना होगा, ठीक है, सर्पगंधा आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, नीम गिलोय आपने सुना होगा, या खाली गिलोय भी आपको कई बार हम बोल देते हैं। अफीम जो होती है ये भी किसके अंदर आती है? औषधीय पादपों में आती है। आतीश का जो पादप होता है वो भी किसके अंदर आता है? औषधीय पादपों में आता है। अर्जुन का पादप है वो भी औषधीय पादपों की श्रेणी के अंदर आता है। अब बात करते हैं मादक पादपों में, ठीक है। मैंने आपको बता दिया औषधीय पादप कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, औषधीय पादप और मादक पादप। अब मादक पादप कौन से हैं? जैसे भांग है, ठीक है, भांग जो होती है वो औषधीय पादपों की श्रेणी के अंदर आते हैं। किसमें आते हैं? औषधीय पादपों की श्रेणी के अंदर आते हैं, ठीक है। तंबाकू है, ठीक है, यानी कि ये इनके कई प्रकार हो गए। मादक पदार्थ हैं, धूम्रपान करने वाले पादप भी आते हैं, चबाने वाले पादप यानी कि जो है पादप हैं वो भी मादक पदार्थों के अंतर्गत, यानी कि मादक पदार्थ औषधीय पादप हैं वो दो प्रकार के, औषधीय पादप, दूसरा होता है मादक पादप, चवण पादप या आपके धूम्रपान वाले पादप। तो धूम्रपान में तो आपका आ गया तंबाकू, चवण में आ गया आपका सुपारी, ठीक है, और आपके मादक में जैसे आ गया भांग। तो ये सारे पादप किसके अंदर आते हैं? औषधीय पादपों के अंतर्गत। सबसे अंत में हम जो बात कर रहे हैं औद्योगिक पादपों के बारे में। इंडस्ट्रियल प्लांट्स कौन से हैं? देखिए औषधीय पादप जो होते हैं वो मुख्य रूप से 7 प्रकार के होते हैं। औषधीय पादप कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के होते हैं। पहले है रेशेदार पादप। पहला कौन सा हो गया? रेशेदार पादप। और रेशेदार पादप में आपको मैं बता दूं 3 प्रकार के होते हैं, एक कपास वाले, एक जूट का पादप और तीसरा होता है पटसन। कपास, जूट और पटसन ये रेशेदार पादपों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। रेशेदार पादपों के बाद दूसरा औद्योगिक पादप होता है जिसको बोलते हैं टिम्बर पादपों के नाम से जानते हैं। कौन से पादपों के नाम से जानते हैं? टिम्बर प्लांट्स के नाम से। टिम्बरों में आता है जैसे शीशम का पौधा है वो टिम्बर प्लांट्स में आता है, या सागवान का पादप होता है वो किसके अंदर आता है? टिम्बर प्लांट्स में आता है। दूसरा है रबड़ पादप। रबड़ पादप एक तीसरा प्रकार का है और रबड़ पादपों में आता है पारा रबड़। कौन सा रबड़? पारा रबड़। तो ये पारा रबड़ का एक पौधा होता है वो रबड़ पादपों की श्रेणी के अंदर आता है, ठीक है। देखिए पारा रबड़ के बाद जो अगला पादप आता है उस पर अगर हम बात करें तो गोंद और रेजिन। गोंद और रेजिन वाले पादप जिनसे गोंद और रेजिन प्राप्त होती है। गोंद और रेजिन जो प्राप्त होती है वो पादपों को हम गोंद और रेजिन पादप, गोंद व रेजिन पादप। गोंद और रेजिन पादप आपको बता दें जैसे चीड़ का पादप होता है। कौन सा पादप होता है? चीड़ का पादप होता है या फिर बबूल का पादप होता है। उससे क्या प्राप्त होता है? रेजिन प्राप्त होती है और क्या प्राप्त होता है? गोंद प्राप्त होता है, ठीक है। अगला आता है 5वां प्रकार जिसको बोलते हैं वसीय तेल वाले पादप।
जिनसे वसीय तेल प्राप्त होता है, वसीय तेल वाले पादप। वसीय तेल वाले पादप जो होते हैं मैं आपको बता दूं, जैसे सरसों है, मूंगफली है, अरंडी है, ये सारे पादप किसके अंदर आते हैं? नारियल है, ये वसीय तेल वाले पादपों के अंतर्गत आते हैं। अगला आता है वाष्पशील पादप, ये छठा प्रकार का हो गया वाष्पशील पादप, वाष्पशील तेल वाले पादप, वॉलेटाइल ऑयल प्लांट्स के नाम से जाना जाता है। देखिए जिन पादपों का तेल कैसा होता है? वाष्पशील होता है। जैसे चंदन का है, चंदन का तेल होता है वो वाष्पशील तेल होता है, ठीक है। तो चंदन से जो प्राप्त होता है तेल वो वाष्पशील होता है, और ऐसे पादप जो होते हैं वो वाष्पशील तेल पादप कहते हैं। मोगरा का जो पौधा होता है उससे जो तेल निकलता है वो कैसा होता है? वाष्पशील होता है, इसलिए ये वाष्पशील तेल वाले पादप कहलाते हैं। और सबसे अंत में जो मैं बात कर रहा हूं, स्टार्च व शर्करा वाले पादप, स्टार्च व शर्करा वाले पादप, ठीक है। देखिए स्टार्च हमें किससे प्राप्त होती है? अखरोट से प्राप्त होती है स्टार्च, ठीक है। स्टार्च किससे प्राप्त होती है? अखरोट से हमें क्या है? प्राप्त होती है। आलू से प्राप्त होती है, शकरकंदी से आलू यानी कि प्राप्त होती है। शर्करा जो प्राप्त होती है वो गन्ने से प्राप्त होती है। गन्ने के अलावा हमें किससे प्राप्त होती है? आपको बता दें, गन्ने के अलावा चुकंदर से भी हमें क्या प्राप्त होती है? शर्करा प्राप्त। इस तरीके से एएफएल नाम के वैज्ञानिक ने इन पादपों को आर्थिक महत्व के पादपों का वर्गीकरण 4 भागों में किया। खाद्य पादपों को 4 भागों में बांटा गया है, अनाज तथा मोटे अनाज वाले पादप, दाल वाले पादप, सब्जी वाले पादप और फलदार पादप। दूसरा हमने बताया सहखाद्य पादप। सहखाद्य पादप 2 प्रकार के होते हैं, मसाले तथा गरम मसाले वाले पादप। दूसरा मैंने आपको बताया पेय पदार्थ वाले पादप। तीसरा मैंने आपको बताया औषधीय पादप। औषधीय पादप 2 प्रकार के होते हैं, नंबर 1 औषधीय पादप, दूसरे होते हैं मादक पादप, धूम्रपान वाले पादप और चवर्णक पादपों के नाम से जाना जाता है। इसी तरीके से औषधीय जो पादप होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के होते हैं। रेशेदार पादप, टिम्बर पादप, रबड़ पादप, गोंद व रेजिन वाले पादप, वसीय तेल वाले पादप, वाष्पशील तेल पादप और स्टार्च व शर्करा वाले पादप। इसी के साथ ये लेसन नंबर 17 आपका क्या हुआ? कंप्लीट हुआ, ठीक है। आर्थिक वनस्पति विज्ञान एवं उसका मानव कल्याण में क्या महत्व है, ठीक है, उस पर और भी हम डिटेल से जो चर्चा करेंगे वो 18वें पाठ में करेंगे। यहाँ पर केवल आर्थिक वनस्पति विज्ञान का हमने केवल वर्गीकरण बताया और इसका मानव के जीवन में क्या महत्व है उस पर चर्चा हम 18 चैप्टर में करेंगे। Till then, take care by Corona, be safe and be happy at your home. Thanks very much.